रजिस्टर खोलने से सर ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन नंबर 2 जरा रिवाइज करना। इसको मिला टाइम करना किसी कैलकुलेशन में इशू सर? तो फाइनल हो गया सर गेन लॉसेस ये इफेक्टिव रेट्स में बनाता हूँ जहाँ तक कल हुआ फाइनली बैलेंस करनी है सारे लॉसेस के लेजर्स। चलो फाइनल आंसर्स दिखा दूंगा रही नॉर्मल लॉस का फाइनल आंसर क्या है? नॉर्मल लॉस का फाइनल आंसर क्या बैलेंसिंग फिगर बनती फिगर ही बता देंगे नहीं टोटल टोटल तो हो जाएगा सर बैलेंसिंग फिगर बना दो 488 तो क्या है ये 488 ये फाइनली फिर नेट लॉस है नॉर्मल लॉस का नेट लॉस है जो आपके ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। अब नॉर्मल गेन में आ जाए इस वर्किंग के रिजल्ट में गेन के यूनिट्स और बैलेंस हो जाएगा अमाउंट्स का जो डिफरेंस रह जाएगा 3700 ये हमने सब ये फर्स्ट लाइन में से लिखा है कि केमिकल मैन्युफैक्चर होता है बाय पासिंग थ्रू टू प्रोसेसेस एक्स और वाई। केमिकल बनाया जाता है एक्स और वाई डिपार्टमेंट्स में पास करके क्वेश्चन के पास लाइन लिखा चलें सर इस तरह कीजिएगा पेज नंबर 71 तक ढूंढेंगे वो थोड़ा सा आगे रहिएगा पेज नंबर 71 सर तकरीबन एंड में पेजेस होंगे पेज नंबर 38 अगर किसी के पास नोट्स वाले पेजेस एंड में जरा ढूंढिएगा जाके एक 7.1 लिखा होगा पेज नंबर 71 होगा या अगर चैप्टर का पेज नंबर है तो 38 होगा इसमें एक 7.1 लिखा था 60 में इसके 6 सिनेरियोस बने हुए ये जरा होमवर्क रखना इसमें जो हमने पढ़ा अभी तक नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा 7.1 का क्या करें सर जी क्या करें सर जल्दी से वापस आए और क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टरी वर्ड अकाउंट बनवा दो इसकी रिक्वायरमेंट ही रहेगी अपने प्रोसेस अकाउंट्स देख के पोस्टिंग करें प्रोसेस एक्स वाई जी में फैक्टरी वर्ड्स लिखे हुए की पोस्टिंग्स करें क्या एंट्रीज लिखी हुई डेबिट साइड प्रोसेस एक्स वाई जी डेबिट प्रोसेस अकाउंट में किस तरफ आएंगे प्रोसेस अकाउंट में किस तरफ है सर फैक्टरी ओवरहेड्स में अमाउंट्स लिखवाइएगा और सर जाने दें सर 65,000 खुदा का नाम नहीं है व्हाट्स गोइंग ऑन सर मैंने कब कहा एक्चुअल सर मैंने कब कहा एक्चुअल वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में क्या मिल रहा है वही मिल रहा है सर कमाल है यार
प्रोसेस एक्स वाई जी से कितनी कितनी फिगर्स आ रही हैं सर? 36,000 की एंट्री बोले। प्रोसेस वाई से 24,000 एंड प्रोसेस जी से 12,000 1200। इन अमाउंट्स का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हमारे प्रोडक्शन में। अब ढूंढे एक्चुअल 65,000। अब इसकी एक एंट्री बना लें, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। क्या लिखूं साहब? कुछ दो तीन एक्सपेंसेस के नाम लिखा करें, दो तीन एक्सपेंसेस के नाम लिख के खत्म करें। एक्सपेंसेस क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस क्रेडिट, लेकिन एक दो नाम लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। कंबाइन उसने फिगर दी हुई है, अगर ब्रेकअप होता तो हम डेफिनेटली डेबिट साइड पे ब्रेकअप लिखते। तो ये डेबिट साइड पे क्या चीज आई है? एक्चुअल एफएच फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब लेजर बैलेंस कर दें और डिसीजन ले अंडर ओवर अप्लाइड कर साथ बैलेंस कर दें, कमाल है यार। 72,000 एक जीरो ज्यादा हो गया, अभी लिखता हूँ 65,000 डेबिट साइड पे। सची क्या होगी? डेबिट बैलेंस लग रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर, इसका सिंपल ट्रीटमेंट प्लीज। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड इज अनदर नेम ऑफ क्रेडिट साइड। पानी मुकाना तरफ आ रहा है सर, बस वहां लिखें। क्वेश्चन में ढूंढने को बताया भाई इसने, अंडर ओवर अप्लाइड में कहाँ जाना, कहाँ कहाँ जा सकता है वैसे। तो सेल में भी एडजस्ट हो सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में भी। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आपने बस डिफरेंस के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स देख के डबल एंट्री क्या बन जाना। और डेफिनेटली अगर हम सोचना चाहें तो ये अंडर अप्लाइड है, कम चार्ज हुआ है ज्यादा चार्ज हुआ, कम चार्ज बहुत आप, तो बैलेंसिंग फिगर आप फर्दर चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंट्री लिखें। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के इस लेजर में एक्चुअल किस तरफ है? एक्चुअल किस तरफ है? अप्लाइड किस तरफ है? कम अप्लाई हुआ ज्यादा हुआ? कैसे पता चला? ये तीनों क्रेडिट अमाउंट का सम करें। तीनों क्रेडिट अमाउंट्स का सम कीजिएगा। एक्चुअल हो गया बेटा 65,000 और 6200 है, 62,000। तो कम चार्ज हुआ, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर फर्दर चार्ज होनी चाहिए। पिछले दिनों में जो पढ़ा प्लीज कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है सर? पेज नंबर 37 का है। काइंडली छोटी छोटी चीजें जरा मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा साथ साथ, ये काइंडली अपने करते रहना ताकि हम मेन चीजों पर जरा ध्यान दे सकें। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जरा एक और चीज पहले डिस्कस करना। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मौजूद नहीं है, ना ब्रॉड डाउन है ना कैरिड डाउन है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस हो सकते हैं? तो आज हमारी डिस्कशन वर्क इन प्रोसेसेस की तरफ जा रही है, ओपनिंग क्लोजिंग टेबल्स। आपको एक हेडिंग मिलेगी पेज के नीचे एंड में जाकर, वर्क इन प्रोसेस
7.1 समथिंग उसके नीचे लिखा हो। काम आप जस्ट कंसंट्रेशन का, प्लीज गौर से सोचें, साथ से चलने की कोशिश करें। इससे पहले कि मैं बिजनेसेस के एंगल से वर्क इन प्रोसेस की बात करूं, पहले जरा एग्जाम हॉल ज़हन में लाएं और वर्क इन प्रोसेस के हेडिंग के नीचे पहली लाइन पढ़ें। फॉर एग्जांपल 3 घंटे का पेपर था, 6 क्वेश्चंस आए पेपर में, लेकिन कोई मेरे जैसा स्टूडेंट था, उसने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए, लेकिन हर क्वेश्चन हाफ हाफ कंप्लीट किया। 6 questions have been half 50% completed. कितने क्वेश्चन है? अब डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली पेपर के बाद जब बाहर इंसान आता है तो दोस्तों से भी कहता है, घर वालों से भी कहता है मेरे सारा हो गए, लेकिन आपके जहन में कितने कंप्लीटेड क्वेश्चन के नंबर लग रहे होंगे? क्या मैं कह सकता हूँ 50% completed questions are equal to 300% completed questions? Assuming the question same तरह के, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 50% complete questions are equal to 300% completed questions. ठीक है सर? नहीं, सेंटेंस मेरा समझ आ गया? अगली लाइन में थोड़ा और जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। सपोज 6 क्वेश्चन सर, 3 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपके 100% हो गए, एक क्वेश्चन 60% कंप्लीट हुआ, एक शुरू ही नहीं हुआ, और लेट्स से हम एक 50% कंप्लीट हो गए। कितना टोटल सवाल है? 6 में से 3 का क्या हुआ? एक कितने परसेंट हो गया? एक स्टार्ट ही नहीं हुआ, और सपोज एक 50% हो गया। कैलकुलेटर उठाएं, बताएं भाई सिनेरियो में ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, जिसका एक ब्रेकअप है 300%, 160%, 10%, ये जो स्टार्टिंग हुआ इसकी क्या बेटे है, और जो 50% है उसकी, तो कितने सवाल इनफैक्ट टोटल पूरे हुए? क्या ये जो 6 क्वेश्चंस हैं 300%, 160%, 10%, 150%, they are equal to 4.1 100% completed questions? तो इस मायूसी क्या वजह है? या मेरी जवाब बात का जवाब 9 होगा, ये तो नहीं हो सकता कि कुछ कह नहीं सकते। क्या मेरा क्वेश्चन साइलेंट लग रहा है आपको? तो जरा सेंटेंस रिपीट करेंगे, मैंने सेकंड बोला। यकीन माने मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं बोला, पता नहीं किसका सेंटेंस रिपीट करना चाह रहा। If 3 questions are 100% complete, 1 is 60% complete, 1 is 0% complete, and 1 is 50% complete, then they are equal to 4.1 100% completed questions. It means हमें अपने नंबर लगाने चाहिए, तो 6 क्वेश्चंस के नंबर नहीं लगाने चाहिए, बी रियलिस्टिक, 4.1 कंप्लीटेड क्वेश्चंस के नंबर हमारे जहन में आने चाहिए। अब इसी को जरा बिजनेस से अप्लाई करते हैं, अगली लाइन में आ रहा है। Sometimes all units started in a process during an accounting period are not fully completed in that accounting period. यूनिट्स पे काम शुरू कर लिया, लेकिन सारे यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट ना हो सके, जो कंप्लीट नहीं हो सकेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या कहलाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। एक डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखने की कोई जल्दी ना, मुझे ये जो 4 लाइन लिखी हुई है पेज के अंदर, जरा एक लेजर फॉर्म में लिखवा। जी सर, इनपुट यूनिट्स कितने हैं? इनपुट यूनिट्स कहाँ लिखे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? चलो मैं ये जो डाटा लिखा है फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सपोज हमने 1000 यूनिट्स मटेरियल के मंगवाए, ठीक है, इनपुट हो गए, आउटपुट यूनिट्स हो गए। लेट्स से एक ही प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस के एंड में फिनिश गुड्स बन जाती हैं, ठीक है जी, 800 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने? अभी हमारी आज की डिस्कशन में फिलहाल ब्रॉड डाउन नहीं है, अभी हम पहले सिर्फ कैरी डाउन डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन डिस्कस करेंगे। पीरियड के एंड पे कितने यूनिट्स हैं? 200, लेकिन उन 200 के साथ एक ब्रैकेट लिखी हुई है। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस 40% कंप्लीट? क्या इन पे 40% काम हो चुका है? क्या इन पे 60% काम अभी रहता है? वो कब होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ये यूनिट्स हैं कितने? 200 यूनिट्स। अगर ये 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट है, अगर ये 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कैलकुलेटर उठाए? कैलकुलेटर उठाए। अगर ये 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट है, तो क्या हम कह सकते हैं दे आर इक्वल टू 100% कंप्लीटेड यूनिट्स? प्लीज कैंडी ये सेंटेंस जरूर रिपीट कर दे, मैंने बोला 240% कंप्लीटेड यूनिट्स आर इक्वल टू 100% कंप्लीटेड। इन 200 यूनिट्स के सामने अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे, तो क्या 200 यूनिट्स की 100% कॉस्ट आनी चाहिए, या 200 यूनिट्स की 40% कॉस्ट मींस 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए? इन 200 के सामने 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए, या 200 के सामने 200 यूनिट्स की 100% कॉस्ट आनी चाहिए? इनकी 100% कॉस्ट बनेगी कब? फिलहाल कितने परसेंट कॉस्ट इनके सामने आनी चाहिए? 40%, और 40% फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा सर? फिर 60% खर्चा और जमा होगा, फिर ये 100% कंप्लीटेड यूनिट्स बनेंगे और इनकी 100% कॉस्ट पूरी होगी। दोबारा आ डाटा पे, देन इससे फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बताई हुई है लास्ट लाइन में कितनी? अब ये जो 1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड है, इसी को हम ब्रेकअप की फॉर्म में डिस्कस करते रहते हैं। ये 1 लाख किस किस का सम होगा? मटेरियल लेबर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कौन कौन से खर्चे होते हैं? मटेरियल लेबर। तो मैं जरा इसी 1 लाख का जरा ब्रेकअप लिख देता हूँ। सपोज 50,000 मटेरियल था, आगे क्या होता है? फैक्ट्री पेरोल या डायरेक्ट लेबर, लेट्स से 30,000 है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स है 20,000। तो ये जो 1 लाख है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में मैंने ब्रेक कर रहा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है क्या? अब आप इस तरह का रजिस्टर खोलो और ये ले जाकर इस तरह बना, इस तरह मैंने ये यहाँ तक बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तो कैंडी यहाँ तक जरा नोट कर लो, और कैंडी नोट करके जरा बता दो।
चलिए नोट। तो जी अब यहाँ तक अगर जो लेजर हमने बनाया इससे देखा जाए तो डाटा बस यही है जो हमारी एग्जाम्पल में था। पहले यूनिट्स को बैलेंस किया जाता है, ऐसे ही सर बैलेंस करें 1000 अभी इनिशियल डिस्कशन लॉसेस नहीं आ रहे, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में आएंगे। मींस जो 1000 यूनिट स्टार्ट हुए वो कहाँ कहाँ गए, 800 में से बन गए 200 बन गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो लॉस। ठीक है, देन जरा इस लेजर को देखें कि लॉस नहीं है तो क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिस स्टेज पे फिर हम पर यूनिट की वर्किंग करते होते हैं। कहाँ कहाँ कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपने, किस किस के सामने कॉस्ट आनी है, फिनिश गुड्स के सामने आनी है, और आज लॉसेस नहीं है क्लोजिंग के सामने आनी। इस केस में क्लोजिंग यूनिट्स जितने परसेंट बन गए इनके सामने उतने परसेंट खर्चा आना है। तो वंस अगेन जरा काइंड पेशेंस, पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट कहाँ से मिलती है, डेबिट साइड से। तो 50 30 20 प्लस कर लो, व्हाट इज 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, एनी रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वो है ही नहीं, जीरो। अब ये बेस बनवाएगा, बेस बनाने का तरीका क्या है कि जिन यूनिट्स पे कॉस्ट आनी है उनको लिख लेते हैं। तो क्या 800 यूनिट्स पे कॉस्ट आनी है, तो 800 प्लस सदी प्लस 200 यार, तब मान क्या प्लस 200 यार प्लीज। एनी एतराज ऑन 800, व्हाट इज एतराज ऑन 200? इसमें थोड़ा सा और लॉजिकली क्लियर करना है अपने आप को। डेबिट साइड देखा कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई है, 1 लाख रुपीस। क्या इस 1 लाख रुपीस में 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स है? तो देयरफॉर इसकी बेस में 800 यूनिट्स तो पूरे होने चाहिए। लेकिन क्या इस 1 लाख रुपीस में 1 लाख रुपीस में फिलहाल 200 यूनिट्स की जस्ट 40% कॉस्ट है? तो देयरफॉर बेस में पूरे 200 यूनिट्स लिखना मुनासिब नहीं है। इसको कितने परसेंट लिखना चाहिए? तो ठीक है 80 आना है, लेकिन अगर आप इस तरह करके वर्किंग करेंगे तो जरा आपको याद दहानी रहेगी, रिवाइज करना आसानी रहेगी। ये क्या किया मैंने, 800 इंटू 100% है, उसको शायद लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस 200 मल्टीप्लाई 40% क्यों? क्या इस लाख रुपए में इन 200 यूनिट्स का बस 80% खर्चा है या 40% खर्चा है? एनी कंफ्यूजन? लेट्स सॉल्व। असल मसला तो अब आया है, ये तो बाकी बातें तो अपनी जगह बिल्कुल सिंपल है, असल गेम तो अभी शुरू होनी है। ये बड़ा इस डिवीजन में सब क्लियर है सर, और सारी डिवीजन में क्लियर है सर। रेट के बारे में सर एक फाइनल डिसीजन किसी जमाने में आप बचपन में मेरे साथ ले चुके हैं। रेट अगर आ रहा पॉइंट्स में तो उसे 2 डिजिट्स में लिख के राउंड अप करके अगली बहस न कीजिएगा। तो 113.6 पर यूनिट। अब इस राउंडिंग ऑफ की नजर काइंडली ना कर दीजिएगा। जब भी आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो काइंडली क्या करना आपने, रेट का आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो काइंडली 2 डिजिट्स में राउंड अप करनी है, और अगर रुपीस लिख रहे हो तो उसे अमाउंट्स में राउंड अप करना। जब ये पर यूनिट आ जाता है तो देन फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, देख लें यार, इस तरह तो ना करें। पर यूनिट का क्या करो, 800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिनिश की कॉस्ट आ जाएगी, कर दे 100। अब फाइनल आंसर बताना कैंडी राउंड अप करके 90912 जो आ रहा है कैंडी बता रहे हैं यार, खुदा के लिए बस।
देन सर जी अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप छोड़ दे, इस बहस का तो कोई फायदा नहीं, इस बहस से तो कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्या करूं, 200 लिखूं या 80 यूनिट्स या 200 into 40% कर दूं, या क्या किया जा सकता है बोर्ड देखेंगे, 200 into 40% into 113.64, ठीक है, या डेफिनेटली सिंपली क्या किया जा सकता है, 80 into 113.64, 9091। प्लीज असल कॉन्सेप्ट पे प्लीज फोकस करिए। एनी कंफ्यूजन एनीवन? इन फिगर्स को प्लेस करें लेजर में, और सर जी खुदा के लिए बराबर है यार होता है, तो काउंटिंग खत्म कर देते हैं, आए तीनों पे ढूंढते हैं। टोटल करें सर 1 लाख। अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जरा ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसेस 1 जब भी सर जी रेट राउंड ऑफ हो जाया करेंगे ना एग्जैक्टली, तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस 1 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसेस XYZ में जब भी रेट 100% राउंड ऑफ हो जाया करेगा, तो देन तो राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आया करेगा। लेकिन अगर रेट राउंड ऑफ थोड़ा सा हो जाएगा, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से इममटीरियल डिफरेंसेस हम इग्नोर करके असल बहस की तरफ चल पड़े। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उनमें क्या हो रहा था कि रेट क्योंकि एग्जैक्टली राउंड ऑफ हो रहा था, कोई देख रहा प्लीज, 0.6 0.5 25 20 30 कल आ रहे थे, तो रेट अगर 100% राउंड ऑफ होंगे तो इंशाल्लाह कोई रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर रेट हम राउंड ऑफ करेंगे तो इममटीरियल डिफरेंसेस को हम इग्नोर करके फौरन अगले पेज पे चले जाए। यहाँ तक कंप्लीट है सबका? बेटा जो 60% अगले पीरियड में कॉस्ट आनी है वो इस पीरियड में हम कैसे शो करेंगे? प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज सोचें काइंडली खुद। जो 60% कॉस्ट अगले पीरियड में आनी है वो इस पीरियड में कैसे शो कर सकते हैं? वो कब शो करेंगे? इस पीरियड में हम कितने परसेंट कॉस्ट शो कर सकते हैं? जितने परसेंट इनकर हुई है, बाकी कब प्रेजेंट करेंगे? जब नेक्स्ट पीरियड में हो। तो इस पीरियड में कितना परसेंट खर्चा हुआ? 40%। तो वो हमने कंसिडर कर लिया। 60% कब लेंगे? क्या इसकी सीडी ने नेक्स्ट पीरियड में ब्रॉट डाउन बनना? और सभी बनना है सर। किसने क्या बनना है नेक्स्ट पीरियड में? सीडी ने नेक्स्ट पीरियड में ब्रॉट डाउन बनना है और अपने साथ कितना खर्चा लेके जाना है? 40% खर्चा लेके जाना है। फिर और कितना खर्चा इस पे होना चाहिए? फिर इंशाल्लाह इसने फिनिश पोर्शन कंप्लीट हो जाना। तो जब वो 60% खर्चा होगा तब उसे कंसिडर करेंगे। ओके प्लीज। ये एनी अदर कंफ्यूजन? देन सर इसी के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एक सिनेरियो 2 मिलेगा। आपके सामने एक प्रोसेस अकाउंट बना होगा, साथ लिखा होगा इनकम्प्लीट। इसे हमने कंप्लीट करना है, लेकिन जो लिखा पहले से पढ़ लेना। डेबिट साइड से शुरू करें। जहां इनपुट लिखा हुआ है ऑब्वियसली यहाँ मींस मटेरियल के यूनिट्स हैं 4000 और 16000 स्लैश करके लिखा है। ब्रॉट डाउन अभी वंस अगेन हमारी डिस्कशन में नहीं। अब ये जो सिनेरियो 2 है इट इज नथिंग टू डू विद द प्रीवियस सिनेरियो। वो बात अपनी जगह खत्म हो गई। हम एक नई चीज पहले शुरू कर रहे हैं जिसमें जरा लॉसेस भी आ जाए। फिर उसके बाद बड़ा डायरेक्ट लेबर लिखा नजर आ रहा है डेबिट साइड पे, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे नजर आ रहे हैं, उनकी अमाउंट्स हैं। क्रेडिट साइड पे जाए। आउटपुट मींस अगर एक ही प्रोसेस है फिनिश्ड गुड्स है, और अगर एक से ज्यादा प्रोसेस है तो यहाँ की आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में इनपुट बनेगी। देन उसके बाद नॉर्मल लॉस ब्रैकेट पढ़े। लेट्स अज्यूम 10% ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड था, तो 4000 इनपुट थी, 400 रुपया उसका
एक्सपेक्टेड लॉस आ गया। 700 रुपया जो इसके सामने लिखा हुआ है, ये क्या हो सकता है? ये इसकी रिकवरी वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कॉस्ट आती नहीं और रिकवरी वैल्यू इसके सामने हो सकती। देन इसके बाद सीडी है 700 यूनिट्स और बैलेंसिंग फिगर एक एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट हुआ है। कर लीजिए जरा, चेक करने कैलकुलेटर पकड़ के दोनों साइड्स, ठीक है। नहीं मतलब बैलेंसिंग फिगर्स वाला देखे ना, यूनिट सही। 700 सबको क्लियर है सर? 700 के अब आपको क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स रुपीस के कॉलम में 3 क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं। क्या जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स है वहां वहां अमाउंट होती है? देन इसी क्वेश्चन का, इसी एग्जांपल का एक पार्ट नीचे भी चल रहा है, लिखा हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज फॉलोज। ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 700 यूनिट्स है उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखा हुआ है। 3 चीजें लिखी हुई हैं। मटेरियल लग चुका है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा फुल। अगर मटेरियल 100% लग चुका है तो ये वर्क इन प्रोसेस क्यों है? जब तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100% नहीं होगी तब तक गुड्स फिनिश गुड्स नहीं कहलाएंगी। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस मटेरियल के साथ साथ लेबर ओवरहेड्स भी पूरे हैं। तो मटेरियल पूरा लग चुका है, लगना है, लग चुका है, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स 50% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। दिस इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इनके साथ ये वर्ड लिख के मैंने बोला, क्या बोला मैंने? व्हाट इज द मीनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन? स्टेज ऑफ कंप्लीशन of this closing working process। किस स्टेज तक इनकी कंप्लीशन हो गई है? मटेरियल के एंगल से कहां तक पहुंच गए हैं? लेबर के एंगल से कितने % काम हो गया और ओवरहेड्स के एंगल से कितने % काम हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट पीरियड में अब इन 700 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट नहीं आनी, लेकिन क्या लेबर और ओवरहेड कॉस्ट 50% और 60% अभी आनी है? नीचे मैंने 60% की बोला, वहां तो 40% लिखा हुआ। कितना % खर्चा हो चुका है? 100, 50 एंड 40% खर्चा हो चुका होगा इस पीरियड में। और कितने % अभी खर्चा होना है? 0 मटेरियल, 50 लेबर एंड 60% ओवरहेड का खर्चा जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा तो फिर ये यूनिट्स कंप्लीट होंगे। इस वक्त जो 700 के सामने क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट, इस क्वेश्चन मार्क की जगह इसके सामने कौन कौन सी अमाउंट कितने % होनी चाहिए? क्या मटेरियल 100% होना चाहिए, लेबर 50% होनी चाहिए और ओवरहेड 60% होने चाहिए? यार फिलहाल कितने % होने चाहिए? तो 100% मटेरियल, 50% लेबर एंड 40% ओवरहेड्स फिलहाल इसके सामने होना चाहिए। यही सीडी में नेक्स्ट पीरियड में जब बीडी बनेगा तो फिर इसमें फर्दर क्या क्या कितने % ऐड होगा? मटेरियल ऐड नहीं होगा, लेबर 50% और ऐड होगी और ओवरहेड्स 60% और ऐड होंगे, तो इंशाल्लाह ये फिनिश गुड्स बन जाएंगे। अब ये जो बड़ा हमने यहाँ तक पढ़ा है इसको रजिस्टर कर लें, इसको जरा लेजर को जरा देख के बना लें और उसके बाद फिर बुक हमने बंद कर दी। एज इट इज ये लेटर जिस तरह है ब्रॉड डाउन जरा लेके डैश लगा दें ताकि आज अभी इस बहस में ज़हन में ना आ जाए। इनपुट की जगह मटेरियल लिखा है 4000 यूनिट्स, 16,000 रुपीस, डायरेक्ट लेबर 8125, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3498,
आउटपुट या फिनिश गुड्स 2750, नॉर्मल लॉस 400, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 700, abnormal loss 150 और नॉर्मल लॉस के सामने उसकी रिकवरी वैल्यू यूनिट्स का सम मेरा ख्याल स्पेस है। अगर डायरेक्टली हवा के सामने ना बैठे तो बेहतर है। किसी साहब को अगर डायरेक्टली हवा पड़ी तो मेरा ख्याल है ऐसे ही एहतियात ही करें। आपकी सेहत की अशद जरूरत है सर इन दिनों में। नहीं डायरेक्टली किसी को हवा पड़ी मेरा ख्याल है अवॉइड करना बेहतर है। बंद ना करवाएं सर, उठ के आगे आ जाए सर, कमाल है यार। उसको बंद मैं करा दूं, खुद उठ के आगे आ जाए, मेरा जल्दी आ जाए आ जाए। और हाफ स्लीव से मेरा ख्याल वो बातें नहीं रही जो एफसी में थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है हमारी, खासतौर पर बाइक्स पे हजरात आ रहे हैं, एहतियात किया गया। आ जा रहा कुछ नहीं। अकाउंटिंग को आप इंजॉय करने की पोजीशन में आ गए हैं। अगर आपकी नींद पूरी हो क्लास में आने से पहले और आप पूरी मोटिवेटेड हो स्टडीज के हवाले से, अब स्टेज सेट के आप इंजॉय कर सकते हैं। जी रेडी है सर? नहीं सर, इस तरह की देखिए, ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने पढ़ी है, इसको इस लेजर के नीचे लिखा है। मटेरियल 100%, लेबर 50% and factory overheads 40%. देन सर जी आप काइंडली बुक बंद करते सर, और जो लिख लिया है इसको जरा अप्लाई करो। अब लिखने की सारी जल्दी ना कीजिएगा, आपने कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सब मैं साथ साथ बताऊंगा और अपने सीक्वेंस में लिखते रहना। पहले एक करवाना है। सबसे पहले ये लेजर देखें गौर से, क्या ये लेजर उस स्टेज पे पहुंच गया जिस स्टेज पे पर यूनिट की वर्किंग होती है? ये कॉस्ट एलोकेशन किस साइड पे लेजर में होती है? क्या क्रेडिट साइड पे जो यूनिट्स हैं उनके सामने कॉस्ट आनी है? किन किन पे? फिनिश गुड पे यूनिट पे आनी है, एब्नॉर्मल लॉस पे आनी है, क्लोजिंग पे आनी है। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन तब हो सकती है जब एब्नॉर्मल गेन है, वरना कॉस्ट एलोकेशन हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है। ओनली वन एक्सेप्शन इज व्हेन देयर इज एब्नॉर्मल गेन, वो फिर डेबिट साइड पे होता है, वो फिर डेबिट साइड पे होता है। तो क्या हम पर यूनिट की वर्किंग करने की पोजीशन में आ गए हैं? करवाएं। करवाएं मींस करवाएं। करवाएं मींस कैसे ये हो सकता है कि लिखें? ये अमाउंट्स कहां से उठाई जाती हैं? 16,000 मैंने उठाया प्लस 8125 प्लस 3498। यहां तक अगर फिगर्स लिख लें तो इन फिगर्स को सम करके नाम क्या बन जाएगा? 3498 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जैसा भी है सर, एक मिनट जी, ठीक है, जो भी आंसर है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम आ गई अपने अगर कैलकुलेटर पे किया। अब क्या करें? -7 बेस, ठीक है जी, अमाउंट बेस बनवा फुल कंसंट्रेट करना 2750। क्या इस खर्चे में 2750 यूनिट्स की सारी कॉस्ट शामिल है? प्लस 150, क्या है 150 प्लस
700 प्लस 700 इंटू, हंस नहीं सकते सर, भाई खुद सोचेगा उसने क्या कहा है, उसने बोल दिया है, सोचेगा बाद में। नहीं जिसने भी कहा मुझे पता, लेकिन वो सोच लेगा ना, आप भाई हंस पड़े, मिशन हो ना सर, हम हंस नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह बाद में मिलजुल के हंसेंगे, एंड में याद रहेगा इंशाल्लाह हंस के चले जाएंगे, इस लम्हे हंस नहीं सकते। 700 का प्रॉब्लम क्या है सर? मेरा तो गलत, 700 बस बात खत्म, 700 बस खत्म, पूरे 700 लिखा हो तो प्रॉब्लम बताए ना, प्रॉब्लम बता, क्या करूं फिर, क्या करूं? पता है आपको, पिछले क्वेश्चन में आपने करवाया, क्या करूं? इनटू क्या करूं? इनटू 50%, 50% या 100%? मटेरियल के एंगल से तो 100% ही है, प्लस 700 इंटू 50%, 700 इंटू 50% प्लस 700 इंटू 40%। ठीक नहीं है नहीं कोई क्या मसला है यार, बताएंगे फिर ये। सर, अगर 3 पे सोचना लाउड है, यकीन माना, एक मिनट सर, या माउस के तक ओके, और माउस की इन्फेंट्री दोबारा शुरू कर, बेस दोबारा बनाते हैं। 2750 पे कोई क्रॉस, ओके? क्या इस 2750 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ऊपर शामिल है? आगे 150 के 150 पे कोई त्रास, कोई एतराज, प्लस 700 और बस बात खत्म। अभी इशू बताए ना, इशू बताएंगे तो बात समझ आएगी। अगर मैं आपसे ये कहूंगी, भाई ने सही बात की है, आप भी शायद ये कहना चाह रहा, अगर मैं ये कहूं कि 16,000 के नीचे 700 बिल्कुल ठीक है, ये 16,000 के मटेरियल के एंगल से 2750 भी 100% ठीक है, मटेरियल के एंगल से 150 रुपया भी, 150 यूनिट्स भी ठीक है, और 16,000 की बेस के एंगल से 700 बिल्कुल ठीक है। तो ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है, मटेरियल के एंगल से तो 100%। तो अब क्या करूं? अब 8125 के नीचे 2750 ठीक है, सारी 2750 ठीक है सर, 150 ठीक है सर, और 700 इंटू 100% भी ठीक है, 700 इंटू 100% भी ठीक है, और 700 इंटू 50% भी ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम कोई अभी भी है, 16,000 के नीचे 2750 ठीक है, 150 ठीक है, और 700 इंटू 100% तक ठीक है। लेकिन अब अगर इकट्ठी फिगर्स लिखी हुई हमने ऊपर 16,000 और प्लस 8125 प्लस 3498, अगर इकट्ठी फिगर्स लिखी हुई है तो 16,000 की बेस में फिर ये 700 इंटू 50% भी आ रहा है, आ रहा है सर। अब ये किसकी बेस में तो आना चाहिए, लेकिन किसकी बेस में नहीं आना चाहिए? 8125 की बेस में 7,000 इंटू 50% आना चाहिए, लेकिन 8125 की बेस में 700 टू 100% नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या 8125 की बेस में 2750 आना चाहिए? सर ही आना चाहिए सर, जमा 150 आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? 700 इंटू 100% नहीं आना चाहिए, और लेकिन 700 इंटू 50% आना चाहिए। इसी तरह लास्ट फिगर 3498, उसके बारे में अलग-अलग सोच रहे हैं, क्या 2750 आना चाहिए बेस में, क्या 150 आना चाहिए, लेकिन अगली दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए, और उसकी जगह क्या आना चाहिए? 700 इंटू 40% आना चाहिए। तो प्रॉब्लम इस वक्त क्या बन रहा है कि शायद हम अब इकट्ठा पर यूनिट रेट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज
कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है। ये कॉस्ट कंपोनेंट एक वर्ड मैंने बहुत ज्यादा बोलना है, इससे क्या समझ आया आपको? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या मटेरियल की बेस डिफरेंट है? मटेरियल कॉस्ट की बेस डिफरेंट है, लेबर कॉस्ट की बेस डिफरेंट है और ओवरहेड कॉस्ट की बेस डिफरेंट है। तो अभी तक ये प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं आता रहा? हम एक नजर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकाल लेते हैं। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया तो प्रोसेस 1 देखें, प्लीज देखना आपने, प्लीज देखना। मिल गया? हमने एक पर यूनिट वर्किंग की, हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जमा किया और रिकवरी वैल्यू थी मेरा ख्याल लॉस की, उसको लेस कर दिया। पर यूनिट देख रहे हैं। अब लेजर देखें, उसी का लेजर किस तरफ कॉस्ट कैलकुलेट होनी? क्रेडिट साइड पे किस पेज पे होनी थी? फिनिश गुड्स पे और एबनॉर्मल लॉस पे। सीडी था ये। इट मीन जो यूनिट्स थे वो 100% थे, तो इन प्रोसेस वाला इशू नहीं था। तो क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की बेस सेम यूनिट्स की थी? ये बेस का मतलब क्या है? जिसे डिवाइड किया जा रहा है। तो क्या तीनों कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस सेम थी? प्रोसेस वाई 2 देख लें एक नजर। सीडीज नहीं थे सर स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 1 2 में सीडीज की गेम नहीं थी। सीडीज का मतलब क्या होता है? यूनिट्स बन रहे हैं, वो इशू वहां नहीं। वो यूनिट्स बन चुके हैं या जाया हो चुके हैं, वो कहानी खत्म हो चुकी है। तो हम हमेशा एक कंबाइंड पर यूनिट रेट निकाला करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 में निकाला। अनलेस कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट हो जाए, फिर हमें मजबूरन कॉस्ट कंपोनेंट्स का रेट अलग अलग निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट कंपोनेंट? अब आपने करना बेटा ये है कि जिस तरह ये मैंने किया है इस तरह लिखना है, और देन क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसे हो नहीं सकता है? क्या आप फाइनली एग्री करते हैं अब ऐसे हो नहीं सकता है? तो आपने भी ऐसे ही लिखना है, और एक हल्का सा क्रॉस करने के बाद ऐसे क्यों नहीं हो सकता है वो इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखना। बोर्ड से देख के लिख ले भैया। जो ऑनलाइन स्टूडेंट सर हेल्प कीजिएगा जब लिख चुके होंगे। सेंटेंस लिखा सर, वी कैन नॉट कैलकुलेट a combined we cannot calculate combined manufacturing cost per unit. We cannot calculate combined manufacturing cost per unit. पहले यहां तक रुक के सोच लें, क्या ऊपर जो आंसर आता होता था वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ही होता था? वजह मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जमा करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, तो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसे क्यों नहीं ऐसे कर सकते? बिकॉज
base of each manufacturing cost component base of each manufacturing cost component. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपोनेंट से मुराद ब्रैकेट में लिखें क्या मीनिंग है? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इज डिफरेंट we cannot calculate combined manufacturing cost per unit because base of each cost component which means material labor overheads is different. क्या यही इशू था? क्या सर जी यही इशू था? क्या इशू था? यही था। तो मैं भी आगे कह रहा था यही इशू है। सर जी क्या इशू है सर? फाइनल करें अपने ज़हन में सर जी अगर इन कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है तो फिर क्या इसका हल इस तरह निकालना है? वंस अगेन लिखना रुक गया, इसका फिर सॉल्यूशन इस तरह फाइंड आउट करना, एक मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग कैलकुलेट करना, आगे बोला लेबर कॉस्ट पर यूनिट अलग कैलकुलेट करना और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट अलग करना, और क्या इन को प्लस करके फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी सर? तो इस चक्कर में क्या पढ़ रहे, इतनी सारी वर्किंग है, बेस इन अमाउंट्स की डिफरेंट होगी। तो वंस अगेन कैंडी पेशेंस। अब अपना जरा लेजर देखें, स्टोरी का लेजर बताएंगे। अब क्या उठाऊं, कहां से उठाऊं? मटेरियल डेबिट साइड से उठाऊं, उठवाएंगे जरा, कितना उठाऊं? 16,000 उठा लीजिए। लेबर उठवाएं 8125 3498। ये प्लीज बात ओके, अलहदा अलहदा उठा रहा हूं, अलहदा अलहदा उठा लिया। सोच रहे हैं तो सही सोचो सर, किताब बंद है सर, किताब बंद होती है क्या? ये लेजर हमारे रजिस्टर में नहीं है तो लेजर वहां से देखना है यार, कमाल है। किताब कैसे खुल चुकी है इस वक्त? देन सर जरा क्रेडिट साइड है इस लेजर की, अपने पास एक रिकवरी वैल्यू भी तो है, क्या कॉस्ट में से रिकवरी वैल्यू भी लेस होती है? तो क्या रिकवरी वैल्यू भी लेस होती है? तो ऐसे कर देता हूं, सर कमाल है यार, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखो ये 16,000 प्लस 8125 प्लस 3498 माइनस 700 हुआ नहीं? तो मटेरियल से भी हुआ है, लेबर से भी हुआ है, ओवरहेड से भी हुआ है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही दफा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? ये 2100 तो ये वाला इशू पहले क्यों नहीं सोचना पड़ा? क्योंकि रेट इकट्ठा आता था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नेट हो जाता। तो अब क्या करना पड़ना है? रिकवरी वैल्यू को भी सोचना पड़ना। अब यकीनन एक तरीका बिल्कुल ठीक है, भाई ने आवाज लगाई बिल्कुल सही है। एक तरीका ये हो सकता है कि 700 को अब प्रोपोर्शनेट किसी तरह किया जाए, लेकिन मेरी अगली बात सुनने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जामिनर ये नहीं चाहता, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट करना कोई इशू नहीं है। एग्जामिनर सिंपली सेज कि अगर 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, अलग-अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स, बल्कि 3 तो नहीं कहना, अलग-अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, तो आप रिकवरी वैल्यू को प्रोपोर्शनेट करके लेस करने की बजाय फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट में से माइनस करते हैं। क्या वर्ड्स बोले मैंने? रादर देन मैंने वर्ड वो नहीं बोला जो आपने बोला, रादर देन कि आप इस रिकवरी वैल्यू को प्रोपोर्शनेट करके मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में डिवाइड करके लेस करें, 700 टोटल पूरा वही करें, आप सिंपली क्या करें, रिकवरी वैल्यू को फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से लेस करते हैं।
फिलहाल आपको फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट क्या नजर आ रहा है? मटेरियल। लेकिन कुछ दिन बाद आपको फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट कुछ और भी नजर आना शुरू हो जाना है। और खुदा के लिए बीडी इज नॉट अ कॉस्ट कंपोनेंट। कॉस्ट कंपोनेंट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। बीडी इज अ कॉस्ट कंपोनेंट। ये जो मैंने बोला है यहां तक लिखें और फिर एक सेंटेंस और लिखना। कॉस्ट कंपोनेंट मींस क्या है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। लेकिन क्या इन कॉस्ट कंपोनेंट से पहले भी कोई कॉस्ट कंपोनेंट हो सकता है? ये मेरे लिए छोड़ दें 2-3 दिन बाद। यहां तक आप लिखते हैं, फिर मैंने ये जो बोला अभी फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट, ये आपने लिखना एक सेंटेंस। अब नीचे हमें बेस चाहिए, इसकी थोड़ी एक लाइन होनी चाहिए, एक लाइन छोड़ के लिखे। सर क्या खुल गया सर मोबाइल पे सर? इतने दिनों बाद आप तशरीफ फरमा हुए हैं और आप मोबाइल के साथ यार। यकीनन आप पढ़ रहे होंगे घर से, मतलब अंडरस्टूड सी बात। मुझे नजर नहीं ना पढ़ते, कसूर मेरा ही। कवर्ड है वैसे, पढ़ते रहे साहब। पिछला कवर किया हुआ? नहीं, कवर हो गया वो पिछला नहीं। परसेंटेज के बेस पे रखेंगे। आपकी चॉइस है सर, वो ठीक है मैं तो नहीं। रिकवरी वैली की बात हो रही है। सर ये क्लोजिंग मल्टीपल कर सकते हैं 100% पर्सपेक्टिव प्लस 40 डिवाइड नहीं, अब करवा दीजिएगा। मैं पहले एक बार रिकवरी वैली की बात कंप्लीट करूँ। यहाँ तक नोट कर लिया तो बड़े दो लाइनें रखे नीचे, 2 लाइनें नीचे रखे, 2-3 एक सेंटेंस है। रिकवरी वैल्यू इज डिडक्टेड। अब नो, आई होप कि आप लोग नोट करेंगे। मैं बड़ा कॉन्शियसली ये चीजें पहले बोल रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ और फिर लिखवा रहा हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट रिपीट करते हैं, और वो भी 3-4 दिन बाद। तो प्लीज साथ साथ चलने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहरहाल आराम आराम से चलूं। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज साथ साथ रहिएगा। एनी कंफ्यूजन? तो मैं पहले बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर लिखवा भी रहा हूँ। तो आप भी प्लीज साथ साथ करें, कोशिश का जरूर करें। तो रिकवरी वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट। Please, what is the meaning cost component? Bracket में लिखिए which is generally material. Which is generally material. और बाकी जो इसमें एक चीज छुपी हुई है वो इंशाल्लाह 2 दिन बाद सामने आ जाएगी। जी सर, आफ्टर द स्टोरी अब बता दें 700 का कहां से माइनस करना करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं जी आप? देन सर प्लीज दोबारा अपने बेस बनवानी है और अपना लेजर देखना, रजिस्टर वाला लेजर, और उसकी क्रेडिट साइड देखनी है। बेस में क्रेडिट साइड के यूनिट्स आने हैं। ओनली एक्सेप्शन इज व्हेन देयर इज एबनॉर्मल गेन, जो इस वक्त नहीं है। क्या 2750 लिख दूं सर? क्या 150 चलेगा सर? क्या 700 पूरा चलेगा सर? मटेरियल 100%। देखिए बोर्ड पे, क्या ये सही हो गया? लेबर की बेस बनवाए सर। 2750 सर, 150 सर, प्लस 700 का 50% हो लास्ट। एनी कंफ्यूजन? नोट करें। और पर यूनिट अगर पॉइंट्स में आए तो काइंडली वही कीजिएगा जो फाइनल हो चुका है।
जी वैसा पहला आंसर 4.25 पर यूनिट। अच्छा एक मिनट रुक के जरा पूरी बात सुनो। अभी क्या है 4.25 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अगला लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2.5। नेक्स्ट व्हाट इज 1.1 फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। देन इसे टोटल करें और टोटल का पूरा सही ना बोलने की कोशिश करें। सेवन 7.85 what is 7.85 manufacturing cost per unit. So why we have to calculate separate rates rather than कि हम combined rate निकाल लेते, क्योंकि cost components की base सेम नहीं थी। You noted it please? कोई confusion? The online students? ये कोई लिख तो नहीं रहे साहब? The online students please लिख चुके हैं सर? Then my dear once again दोबारा पहले पेशेंस। जब पर यूनिट आ जाता है, जब पर यूनिट आ जाता है तो फिर लास्ट स्टेप क्या होता है? फिर कॉस्ट एलोकेशन होती है। फिनिश गुड्स पे अमाउंट अब कितनी बनती है, अब नॉर्मल लॉस की कितनी बनती है, वर्क इन प्रोसेस की कितनी बनती है। अब ये आखिरी काम रहेगा पर यूनिट के बाद फिर कॉस्ट एलोकेशन। तो अब पेशेंस काइंडली किस 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 पे कॉस्ट एलोकेशन होगी? फुल कंसंट्रेट करना है और मेरी एक बात जरा पहले सुननी है। आपको खतरा वही है कि ये आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आई होप कि ये खतरा गलत खतरा। क्या फिनिश पे कॉस्ट आनी है? अब इसका बेटा कॉस्ट एलोकेशन करने का तरीका फाइनली कुछ इस तरह से होगा कि आपके सामने पर यूनिट आ रहा है। क्या 2750 यूनिट्स है फिनिश गुड्स के? सबको पता 2750? वो तीनों कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस में एज इट इज है। तो क्या वो मटेरियल के एंगल से 100% पूरे हैं, लेबर के एंगल से 100% पूरे हैं, ओवरहेड के एंगल से 100% पूरे हैं? तो यकीन ये हो सकता है कि मैं 275 यूनिट्स को पहले 4.25 से मल्टीप्लाई करूं। हो सकता है सर। इनटू 4.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? इन यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। 2750 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। टोटल करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन क्या ये भी कर सकता हूं कि 2750 यूनिट्स क्योंकि हर कॉस्ट कंपोनेंट के एंगल से कंप्लीटेड है, 100% पूरे हैं, तो टाइम सेव करने के लिए 2750 को मल्टीप्लाइड बाय 7.85 भी कर सकता हूं। व्हाट इज 7.85? लेकिन क्या वो भी कर सकता हूं? वो क्या जरा बोल दे रेट्स। वो लेकिन वो अलग करने की बजाय 7.85 क्यों कर सकता हूं? बिकॉज दीज यूनिट्स आर 100% complete with every cost with respect to every cost। आंसर बता। 2158 अगला करवा दें। अब नॉर्मल लॉस
क्या अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है? और जाने दें यार, कब होती है? रोज होती है। बेस देखें, क्या 150 को स्ट्रेट अवे 7.85 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सर? आंसर डबल 178। अब है असल गेम जो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अभी तक कोई मुझे बता सकता है मैं कहां से चीजें ढूंढ रहा हूं? मैं यूनिट्स बेस में से देख रहा हूं और बाद में रेट की कैलकुलेशन देख रहा हूं। अब आ रहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने? 700। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 7.85 कहानी खत्म। अब यहाँ कहानी क्यों नहीं खत्म? 700 यूनिट्स जो है वो 100% कंप्लीट है सिर्फ मटेरियल के लिए। 700 यूनिट्स 50% कंप्लीट है लेबर के लिए और 40% कंप्लीट है ओवरहेड्स के लिए। तो क्या यहाँ मुझे मजबूरन सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी? 700 यूनिट्स किस के एंगल से कितने परसेंट पूरे हैं? मेजॉरिटी को ये सवाल ऑप्शनल महसूस हुआ है। हमें आता है, हमें पता है ये क्या बात है कि हम बार बार बोलें। ये 700 यूनिट्स किस के लिए कितने परसेंट कंप्लीट है सर? तो इनकी इकट्ठी वर्किंग क्यों नहीं हो सकती माय डियर? लेकिन इनकी वर्किंग अलग-अलग कैसे हो सकती है यार? 700 को मल्टीप्लाइड बाय 4.25 किया जा सकता है, लेकिन क्या प्लस करना पड़ेगा कुछ और भी? यहां तक जो आंसर आएगा 700 इंटू 4.25 उसको क्या कहना चाहिए? मटीरियल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन क्या कुछ ओवरहेड्स भी लग चुके हैं, लेबर भी लग चुकी है? क्या करो? प्लस 700 इंटू 50% कर दें या 350 कर दें? मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग है। इंटू 2.5 प्लस बोले 700 इंटू 40% मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अलग-अलग वर्किंग क्यों करनी पड़ी है? नहीं, अब बेस नहीं है। अब इस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट डिफरेंट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स डिफरेंट है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैंने किसे कहा है? प्लीज बताना। ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैंने किसको कहा? 100% को, 50% को और 40% को। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% complete with respect to material, 50% complete with respect to labor and 40% complete with respect to factory overhead। ये stage of completion with respect to cost components। और cost component मैंने किसे कहा? शाह साहब अगर आपकी तरफ से इस तरह के जवाब आएंगे तो ये तो बड़ी ज्यादती है। It is going to be so complicated। जी सर, ये दोबारा एक दफा 750% मल्टीप्लाइड बाय 2.5 लिखे। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं पाएंगे? लिखना इनटू 1. फाइनली सॉल्व करना। तो आगे शाह साहब अब आप लोग माशाल्लाह तेज ही इतने हैं कि आपके लेवल की कोई बात होनी चाहिए। तो ये अभी आपके लेवल के नजदीक से भी नहीं गुजरा। ठीक है, नई चीज है और नई ही चीज आप लोग एंजॉय करते हैं, पुरानी चीजों से दिल भर जाता है। अब चैलेंज जिंदगी में एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, पुरानी चीजों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता। अब नई नई चीजें पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, इंशाल्लाह रोज हमें नई नई चीजें महसूस होंगी। जी सर, जो हमने जो पहले फिनिश गुड्स बनाई है, जी जी, उसमें जो पहले पर लेबर वगैरह दी हुई है 50% कॉस्ट के साथ ऐड करके हमने 7.85 लिखा है। क्या 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 एक मिनट, लेबर में हमने ऊपर ना दिया 700 मल्टीप्लाई 50%। कहाँ? ऊपर लेबर जी जी कॉस्ट जी पर यूनिट जी जी और नीचे 40%। जी जी, तो मिला के कुल 7.85 टोटल बना। क्या इन तीनों का टोटल ये क्या किया? तो ये बात ये थी, ये जो हमने मजाक किया इसको हम जरा दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या किया हमने? 700 इंटू 100% मतलब ये है कि ये 700 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से 100% है।
देन हमने 700 इंटू 50% अगर किया तो ये आंसर है 350, विच मीन्स 700 यूनिट्स अगर 50% कंप्लीट है लेबर के एंगल से, तो दे आर इक्वल टू 350 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में जब 700 इंटू 40% हमने किया तो 700 इंटू 40% इज इक्वल टू 280 100% कंप्लीटेड यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो हमने अभी आपने इकट्ठा किए ये हो नहीं सकता। पिछला सवाल देखें, आपके दिन में वो शर्त है, वहां हमें 40% कंप्लीटेड बताया हुआ था। वी हैव अज्यूम्ड कि मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से 40% कंप्लीटेड है, लेकिन यहाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट डिफरेंट है, इसीलिए तो हमें अलग अलग वर्किंग करनी पड़ी। वो हम कर ही नहीं सकते। वो जो आपने निकाला वो क्या है, वो कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेस पे पूरा 700 आना चाहिए, उसकी बेस में 350 आना चाहिए, उसकी बेस पे 20 आना चाहिए। तो इकट्ठा करके अगर हम इसे लिखेंगे तो राइट लिखें 700 जमा 350 जमा 280, ये तो यूनिट ही 12-1300 हो जाएगा। तो ये 12-1300 यूनिट्स तो नहीं ना बन गया, ये अलग बेस में आएंगे। तो जो आपने किया है वो यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस में डिफरेंट यूनिट्स है। अब आप कुछ अगर एक्स्ट्रा कह रहे थे वो बता दो। मैं कह रहा हूँ ऊपर जो हमने 50% कॉस्ट दी हुई है, 50% कंप्लीट है ना, 700 मल्टीप्लाई 50%, 700 मल्टीप्लाई 40%, तो हमने जब 100% फिनिश गुड्स बना लिए हैं तो उधर 50% ना करें यार, कमाल, ये क्या मजाक है, ये भी हो सकता है। अब अपना लेजर देखो, एक मिनट यार, अब अपना लेजर देखो, मुझे ये बताएं लेजर में फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने, तो 700 बीच में कहां से आ गए। अब आप 2750 देखें तो क्या 2750 आर 100% कंप्लीट विद एवरी रिस्पेक्ट, तो पूरे आ रहे 200, 2750 2750 2750, 150 कितने आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। 700 है क्या, फिनिश गुड्स हैं या वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं यार। तो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मटेरियल के एंगल से 100% है, लेबर के एंगल से 50% है, ओवरहेड्स के एंगल से 40%। प्लीज 700 यूनिट्स तो फिनिश गुड्स के हैं ही नहीं। अगर 700 यूनिट्स फिनिश गुड्स के होते तो ये 100, 50 और 40 कैसे हो सकता है। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं, जो 100% पूरी है। वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं, जो लेस देन 100%, हो सकता है 1%, आधा परसेंट, पौना परसेंट, कुछ ना कुछ रह गया। रॉ मटेरियल उसे कहते हैं जिसपे काम अभी शुरू होना है। फिनिश गुड्स जो 100% पूरी हो गई है, और वर्किंग प्रोसेस मींस जो बीच में कहीं है, ना 0% पे है ना 100% पे है, लेस देन 100% कंप्लीट क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। बात क्लियर जी, कोई और कंफ्यूजन। ये 2.5 जो पर यूनिट आई है वो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की आई है, और हमने जो बेस में लिखा हुआ 700 इंटू 50% मीन्स 350 यूनिट्स की कॉस्ट उसमें शामिल है। ठीक है सर, यहाँ तक फिगर्स ठीक है। ये लास्ट आंसर बताइएगा। अब एक सेकंड जरा 4158 को कंसंट्रेशन से देखें। ठीक है 4158 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की फिलहाल कॉस्ट है। फिलहाल कॉस्ट से मेरी मुराद, जरा इसकी वर्किंग देखें, क्या इसमें मटेरियल से रिलेटेड 100% कॉस्ट शामिल है, लेबर से रिलेटेड और ओवरहेड से रिलेटेड। तो अगर मैं इस 4158 को उठाऊं, एक मिनट, और 700 यूनिट्स के सामने लिख दूं, तो ये लॉजिकली बात ठीक है क्या। 700 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 50 and 40% respectively complete for labor and overheads। बाकी फिगर्स प्लेस करो। जी ठीक है, सही है मैं साहब। ये फिनिश गुड्स के सामने कितनी अमाउंट आएगी, 21588, 21588, और 150 यूनिट्स के सामने क्या आएगी, 1178। ये ठीक है बेटा, सही है मैं साहब।
देन टोटल का और जब भी कभी रेट राउंड ऑफ होंगे तो इमटेरियल डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं ली जाएगी। कितना बताइए, मेरे ख्याल में नहीं आ 2762 आएगा, इधर उधर हो रहेगा, और ये कोई इशू नहीं है। एग्जामिनर को ऐसे को धोखा देने के बाद मैं 3 लिख देता हूँ, एग्जामिनर इज नॉट अ डॉक्टर, उसे भी पता है कि ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आया होगा। तो एग्जामिनर ने अगर आपको राउंडिंग ऑफ से टेस्ट करना होता तो वो कोई अलग सब्जेक्ट बना देता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस तरह का कोई मूड नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को राउंडिंग ऑफ की नजर ना कर दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन माय डियर? अब इस 4158 को सर्कल कर लें या वहीं कर लें या यहाँ कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये लेजर में सर्कल करें, और इस तरह करें आपके पेज के स्टार्ट में जगह होगी, वो जो 2 ऊपर लाइनें लगी होती हैं उससे भी जगह है, इसको एरो बनाए, एक इसके साथ एक एरो बनाए और इसके साथ एक ऊपर जाके सेंटेंस लिखें। एंड प्लीज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इनमें हमने फंस जाना है अगर हमने यहाँ कंसंट्रेट ना किया। दिस अमाउंट इंक्लूड्स this amount includes 100% material cost, 100% material cost, comma 50% labor cost and 40% overhead cost, factory overhead cost. क्या इसी प्रोसेस अकाउंट में ये 700 यूनिट्स और 4158 रुपीज, 700 यूनिट्स और 4158 रुपीज नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉट डाउन बने? ये सेंटेंस जो आपने लिखा क्लियर, इसमें क्या 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 है? इसमें 100% क्यों नहीं है? क्योंकि 100% भी ये यूनिट्स कंप्लीट ही है। इसमें क्या 100% है? क्योंकि 100% काम हो गया, लेकिन क्या क्या भी 100% है ही नहीं। प्रोपोर्शनेटली दे उसका। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कोई कंफ्यूजन इसमें? देन सर जहां पे आप पहुंचे हैं वहीं पे जरा नेक्स्ट लाइन आ रहा है। टाइम देख लें, घड़ियां देख लें, बहुत सारी मैंने तो देखी हैं, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा टाइम है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या टाइम हमारी तरफ है? आ जाए सर। देन सर जी जब इस वक्त मैंने फाइनली आपसे डिस्कस करना है वो कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, एक प्रेजेंटेशन वाली चीज है। क्या मतलब मेरी इस बात का? बोर्ड पे देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ये जो बेस हम बना रहे हैं इस बेस को एक टेबल फॉर्म में आपसे बनवाना चाहता है। मैं क्या करने लगा हूं, ये जो बेस बनाई है हमने ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि ये बेस एक टेबल फॉर्म में बच्चे बनाया करें, जरा प्रेजेंटेबल है। मीन तो से अगर हम देखें तो नीचे प्लस प्लस परसेंटेजेस लगी हुई हैं, गलत वाली बात तो नहीं है, लेकिन जरा साफ सुथरी प्रेजेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड है। तो ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं आप इन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश में लिखें। मैं चाहता क्या, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व नाउ प्रॉब्लम ऑफ presentation of units. Problem of presentation of units in the base of cost components. किस चीज की प्रॉब्लम? नहीं, थोड़ी एक और बड़ी प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, जस्ट नथिंग एल्स।
जो बेस में हमने यूनिट्स लिखे हैं, कॉस्ट कंपोनेंट किसे कहते हैं? क्या हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट्स के बेस में कोई यूनिट्स लिखे हैं? लेकिन उसको जिस तरीके से हमने लिखा है वो तरीका प्रेजेंटेबल नहीं है एग्जामिनर के लिए। तो अभी इंशाल्लाह एक मिनट में बना लेंगे। तरीका सर ये होता है कि एक टेबल बन जाता है, उस टेबल का नाम है, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इस नाम, इस टेबल के नाम की कुछ साइंस में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टेबल प्रोडक्शन यूनिट्स का बनता कैसे है वो हमसे वो रिकॉर्ड। टेबल का नाम सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इक्विवेलेंट वर्ड इसलिए है कि कुछ लेस देन 100% भी होता है, तो वो कितने परसेंट कंप्लीट है, कितने इक्वल यूनिट्स कंप्लीट है, तो यहाँ से वर्ड निकला हुआ है। लेकिन इस वर्ड की किसी साइंस में जाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपने थोड़ी देर पहले पर यूनिट वर्किंग की है वो जरा कैंडी सामने रखना है और इस टेबल को बनाने की कोई ख्वाहिश का इजहार ना कीजिएगा। कौन सी वर्किंग कह रहा हूँ? पर यूनिट वर्किंग में जहां बेस बनाई। करना सर जी सिंपली ये होता है, आपके सामने क्या इस वक्त पर यूनिट की वर्किंग, और बाकी फिर बोर्ड पे जो मैं बोल रहा हूँ साथ सुन के जरा बोर्ड पे देखते जाना। करना बेटा इसका है कि आपके जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स होंगे जिनकी बेस डिफरेंट है उतने आप कॉलम बना लें। इस टेबल में कितने कॉलम होंगे? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है। फिलहाल अपनी तरफ वर्किंग देखें, क्या मटेरियल की बेस, लेबर की बेस और ओवरहेड्स की बेस में सेम यूनिट्स आने हैं? वर्क इन प्रोसेस की वजह से डिफरेंट हो जाना। वो 700 उधर आने हैं पहले मटेरियल में, नीचे क्या आने हैं? 350 आने हैं, 240 आने हैं, तो उनकी वजह से तीनों कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है। फर्ज करें लेबर और ओवरहेड्स दोनों 50% लग चुके होते हैं। कौन कौन से लग चुके थे 50%? तो क्या लेबर और ओवरहेड्स की बेस भी सेम हो जाती? तो देन बेटा फिर शायद हमें 3 कॉलम बनाने ना पड़ते। मैंने क्या वर्ड बोला, लेट मी रिपीट, कि इस टेबल में कितने कॉलम होंगे? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है। फिलहाल कितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है? तो मैं इन कॉलम्स के नाम क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंपोनेंट्स जिनकी बेस डिफरेंट है। आगे बोल रहे, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री। अगर आप आज लिखना रह गए तो वो कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह आपके पास ही रहेगा, ये मेरे पास ही रहेगा, ये आपके पास लिखा लिखा है एज इट इज। और मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ ये मैंने लिखा था, लेकिन जस्ट अगर आप अपने लफ्जों में रिपीट कर सकें, इस टेबल में कितने कॉलम होंगे? 3, पौने 4, सवा 4, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है। यहाँ 3 क्यों है? क्योंकि तीनों की बेस डिफरेंट है। देन सर उसके बाद आप अपने लेजर में जाएंगे। लेजर कहाँ है? पिछले पेज पे। और लेजर की किस साइड पे कॉस्ट एलोकेशन होती है? तो किस किस पे कॉस्ट एलोकेशन होनी है? फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस और सीडी। वो इस टेबल के हम बाहर लिख रहे हैं और उसके यूनिट्स बता देंगे मुझे कितने? 2750, 150 एंड 700। ये मैं किस कॉलम में लिख रहा हूँ? ये मैं किसी कॉलम में नहीं लिख रहा, मैं पहले अपने पास कहां से देख के लिख रहा हूँ? लेजर से देख के मैं लिख रहा हूँ। जस्ट एक सेकंड, 150 एंड 700। देन अब आप दोबारा पर यूनिट की तरफ आ जाए, पर यूनिट वर्किंग की तरफ आ जाए। क्या मटेरियल की बेस में 2750 यूनिट्स पूरे होने चाहिए? क्या लेबर की बेस में भी 2750 यूनिट्स पूरे होने चाहिए? क्या फैक्ट्री की बेस में भी 2750 यूनिट्स पूरे होने चाहिए? ये 100% कंप्लीट है। अगली गेम आप बता देंगे 150 के एंगल से। क्या ये तीनों की बेस में सेम होने चाहिए? 700 के एंगल्स होने, क्या ये 700 यूनिट्स मटेरियल की बेस में पूरे होने चाहिए? लेबर की बेस में? टेबल बनाने का बड़ा तरीका ये है
कि जब लेस देन 100% कंप्लीट होंगे यूनिट्स तो हम उनकी परसेंटेज साथ लिख के उसको फिर सॉल्व करके लिख दिया करेंगे। ये परसेंटेज जस्ट कब स्पेसिफाई करेंगे, जहां कहीं लेस देन 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और काइंडली जरा ओवरहेड्स में लिखवा दें। कैसे लिखूंगा, 40% और 700 का 40% 280। तो ये क्या बन गया, ये इक्वल यूनिट्स का टेबल बन गया। आखिरी स्टेप क्या किया करेंगे, कैलकुलेटर उठाना, बस उठते उठते उठाना। मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं, 36, लेबर के एंगल से 3250 एंड ओवरहेड्स के एंगल से 3180। क्या मैंने उसी बेस को टेबुलर फॉर्म में लिखा है? कंफ्यूजन के साथ नहीं लेके जानी है, चाहे मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कैलकुलेटर पे 0 दबा दें। मटेरियल की अमाउंट बताएं, मटेरियल की अमाउंट कितनी, अमाउंट 16,000 माइनस 700 कर दें। नहीं मुझे आंसर नहीं बताना, 16,000 माइनस 700 ये मटेरियल की नेट अमाउंट आ गई। रादर देन डिवाइडिंग दैट बेस, अगर इस बेस से डिवाइड किया जाए तो करके जरा देखें, डिवाइड बाय 3600, तो क्या ये वही आंसर ही होना चाहिए? सिर्फ मैंने क्या किया है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बेस को टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो इस टेबल का नाम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। आप इस तरह कीजिएगा, कल ही इसको बनाइएगा। अब आपके पास बनाने का टाइम खत्म हो गया है, क्या समझ के जा रहे हैं सर आप? जज़ाकल्लाह सर। एक 7.1 जरा याद रखना है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ये टेबल अगर मैंने ना बनाया तो आपको कैसे नींद आएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। सो के देखें आप। अल्लाह हाफिज़। ये R1 वाले जो हजरात हैं वो 9:30 याद रखें, कल क्या डिसाइड हुआ था। अल्लाह हाफिज़। और वापसी पे अपनी आंसर शीट्स मुझे देनी है। नीचे 203 या 5 देखिए, अब्दुल साहब कौन सा 2, 203 या 5, कोई फाइनल कर 203 कर, 203 में चलो। सवाल मुश्किल है, जितना हो सके करना है।